पाकिस्तान में सारा फोकस तो इस वक्त सियासी मसाइल की तरफ है। 9 मई को क्या हुआ या 10 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक इमरान खान का बयानिया क्या रहा और अब 9 मई के बाद इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। जितनी तादाद में लोग उनकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बराह रास्त एक निशानदेही की गई है कि किस सियासी जमात ने 9 मई के फसादात में हिस्सा लिया, उससे सवालात सियासी मैदान के अंदर यकीनन होने भी चाहिए और बहुत बड़े सवालात हैं। आज के प्रोग्राम में उस पर फोकस करेंगे, लेकिन आगाज़ में जो इकनॉमिक सिचुएशन है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हम एक तकरीबन कमोबेश 15 माह या 16 माह का अरसा इतनी बेयकीनी के साथ गुजार चुके हैं कि हमने पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी को बिठा दिया इस अरसे में। फूड इन्फ्लेशन 50% के करीब है। जो CPI इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिससे मेजर करते हैं, वो 37-38% के करीब है। इंपोर्ट्स को फूड आइटम्स के अलावा और पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा तकरीबन हमने मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। दरमियान में मेडिसिन की शॉर्टेजेस भी हो जाती है क्योंकि मेडिसिन की भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स जो हैं हमने उसको भी रोका हुआ है। हमने ये अरसा तो गुजार लिया, लेकिन कितना अरसा ऐसे और चलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 7,000 अरब से ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया है रवां साल अभी तक, तो उसके ऊपर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हम ये सच बोलने पे तैयार नहीं है कि इसी अरसे में जो रुपया था डॉलर के मुकाबले में उसकी वैल्यू 200 से बढ़कर 300 पे जा चुकी है। 200 से 300। जो इन्फ्लेशन है इस वक्त पाकिस्तान में वो 35 से 50% के दरमियान घूम रही है। तो क्या उसके अंदर ये सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास कोई अच्छा मौका है कि हम 7,000 क्रॉस कर चुके हैं, या इस वक्त हमें कोई 10,000 क्रॉस कर देना चाहिए था। इकॉनमी मुकम्मल बैठी हुई है। एक्चुअली तो बहुत सारे लोगों का ख्याल डॉक्टर हफीज़ पाशा और उस जैसे जो इकोनॉमिस्ट हैं नामवर, जो इन नंबर्स को अच्छे से असेस भी कर सकते हैं और उनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उनका तो ख्याल यह है कि पाकिस्तान नेगेटिवली ग्रो किया पिछले साल, जहां पे सरकारी दादोशुमार में ज़ाहिर किया गया है कि हमने 0.29% की शरह से तरक्की की है। गुर्बत में भी इजाफा हो चुका है। तो क्या ये बेयकीनी का हल है हमारे पास कोई? मेरे ख्याल में 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान को निकालने का जो PDM का फ़ैसला था वो एक सियासी फ़ैसला था, लेकिन उसको निकाल के जो हुकूमत लेने का फ़ैसला था वो एक ख़ुदकुशी थी, सियासी ख़ुदकुशी भी थी और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को तबाह करने का भी आगाज़ था, नुक्ता आगाज़ था। अगर तो 10 अप्रैल 2022 के बाद वो इंतखाबात की तरफ चले जाते, अगर उन्हें कोई 1-2 रिफॉर्म्स करनी थी वो करते और 3-4 माह के बाद इलेक्शंस हो जाते, तो पाकिस्तान इस बेयकीनी से निकल जाता, इस फसाद से भी निकल जाता। क्योंकि जिस तरीके से इमरान को बिल्ड किया गया था, बहुत कुछ तोड़ कर उसको खड़ा किया गया था सियासी मैदान के अंदर, आसान नहीं था। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए निकालना, उसके लिए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने और जुडिशरी ने गठजोड़ का मुजाहरा किया था। पनामा केस के अंदर इकामा निकाला और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब इसी तरीके से जितना ज़ोर लगा के उसको इमरान की हुकूमत को खड़ा किया था, जब उसको गिराया भी इस्टेब्लिशमेंट ने, जब उसको गिराया इस्टेब्लिशमेंट ने, तो जो तोड़ फोड़ हुई पाकिस्तान के अंदर, उसका शाखसाना 9 मई था। उसका शाखसाना ये इकॉनमी की बेयकीनी है। उसी का शाखसाना ये है कि 189 पे PDM की हुकूमत को रुपया मिला था, जो अब 300 के करीब फिर रहा है। कैसे आगे चलेगा पाकिस्तान, कैसे बचेगा? और हुकूमत की सलाहियत का, अकल का और दूरअंदेशी का अगर आपको अंदाज़ा करना हो तो वो आप कुछ चंद एक बातों से कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के जितने नामवर इकोनॉमिस्ट हैं उन सब का ख्याल ये था कि रियल इस्टेट सेक्टर की डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लैक मनी सारी रियल इस्टेट सेक्टर में जा रही है। जो रिटेल और होलसेल ट्रेड है उसकी टैक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। वो इनकम टैक्स देते ही नहीं है। वो तगड़ा शटर पावर है और वो PMLN की किसी ज़माने में स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करती थी, अभी भी वो उसी के ऊपर सहारा ले रहे हैं और उसको टैक्स नेट में लाने पे तैयार नहीं है। अर्बन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत थी। किसी एक चीज़ को हाथ लगाने की PDM की हुकूमत ने कोशिश ही नहीं की। किया क्या इन्होंने? जब एग्रीमेंट किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ, कोशिश की एग्रीमेंट करके मुआहदे को रिवाइव करने की, तो जो सैलरीड क्लास है 2 से 6-7 लाख के दरमियान वाला जो ग्रुप है उसके ऊपर टैक्सेस की शरह बढ़ा दी। सैलरीड क्लास के ऊपर 35% तक टैक्स है। और सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि वो 30 या 35% से ज़्यादा जो टैक्स मेरी तनख्वाह से कटता है वो एट सोर्स कट जाता है। मेरे से 30 काट लें, 50 काट लें या 100% ही काट लें, मैं उसको लेके भाग ही नहीं सकता। सारे सैलरीड क्लास के साथ यही होता है, वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उसका एम्प्लॉयर एट सोर्स डिडक्शन करता है। तो वहाँ तो आप ये जुल्म स्टार्ट कर रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं हम आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे, दूसरे हाथ से उसको टैक्स बढ़ा के काट के वापस लेके जा रहे हैं। लेकिन 2-3 ऐसे एरियाज़ जहाँ पर अरबों का ब्लैक मनी पार्क है रियल स्टेट सेक्टर, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन की आपने कोशिश नहीं की। जो रियल स्टेट के अलावा रिटेल और होलसेल ट्रेड के अंदर आपको एफर्ट करनी थी वो आपने कोशिश नहीं की। तो आपने किया क्या?
कौन सा आपने अकल का काम किया जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। तो ये अफसोसनाक ऐसे पहलू हैं जिसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम इम्पोर्ट्स को बिठा कर अगर ये कौम को तीर मार के बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, तो ये दुरुस्त रविश नहीं है। हमने 6 माह पिछले इस तरीके से गुजारे हैं कि चाइना का एक कर्ज़ा हम वापस करते हैं $1 अरब का, वो कहते हैं कि ड्यू डेट पे वापस करना है, हम इसको एज़ इट इज़ रोल ओवर नहीं करेंगे। और अगले ही दिन हमारी दरख्वास्त उनके दफ्तर में पड़ी होती है कि इसी $1 अरब को दोबारा से इशू कर दो, और वो 4-5 दिन के अंदर इशू होता है और दोबारा स्टेट बैंक के पास आ जाता है ख़जाने के अंदर। हम कहते हैं हमारे रिजर्व $4 अरब स्टेट बैंक के फिर हो गए। ये 25 करोड़ की आबादी का मुल्क जो एक न्यूक्लियर पावर है, जिसकी कोई कम बेश $100 अरब की इंटरनेशनल ट्रेड है, इसको हम $3-4 अरब के साथ पिछले 6 माह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसका क्रेडिट क्लेम करते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। ये डिसक्रेडिट है इस वक्त, क्योंकि पूरे इस निज़ाम के ऊपर ना IMF भरोसा कर रहा है, ना मल्टीलैटरल ना बायलैटरल भरोसा कर रहे हैं। तो क्या हमें इससे आगे बढ़ नहीं जाना चाहिए? एक इलेक्शंस करें और एक स्टेबल सेटअप आ जाए, वो जो मुंतखब हो उसको आके पॉलिसीज़ बनाने का मौका मिले और पाकिस्तान को इस बहरान से निकाले।